रात में किसी ने मेरे पीने वाली शैंपेन में दवा मिला दी। लड़खड़ाते हुए मैं अपनी मंगेतर को ढूंढने गया, लेकिन स्टडी रूम के दरवाजे पर किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बगल वाले कमरे में खींच लिया। वह मेरी मंगेतर की ठंडी स्वभाव वाली छोटी बुआ फू शुइंग थी। मैं हमेशा से उनसे डरता था। वह लड़का कहाँ भाग गया? मिस ने तो कहा था कि वह दूसरी मंजिल पर ही है। अगर आज रात उसे म्यांमार सीमा वाली गाड़ी में नहीं भेजा तो हम दोनों की खैर नहीं। दरवाजे के बाहर दो आदमियों की आवाजें गूंजी। उसने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वह लड़का जरूर अंदर है। अबे बदमाश, दरवाजा खोल। दवा का असर चढ़ चुका था। मेरा पूरा शरीर बेदम हो गया, नजरें धुंधली पड़ गईं और मैं जमीन पर गिर पड़ा। आज तो मेरी मौत तय थी। अनाथालय में 18 साल तक कठिन जीवन बिताया, बड़ी मुश्किल से विश्वविद्यालय में दाखिला पाया, फिर अपने असली माता पिता ने मुझे वापस अपनाया। अभी चैन के कुछ दिन भी नसीब नहीं हुए थे कि क्या अब सब खत्म होने वाला था। मरना चाहते हो? बाहर अचानक सन्नाटा छा गया, केवल दहशत भरी खामोशी रह गई। लगता था वे लोग चले गए थे। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन शरीर की जलन और तेज होती गई। मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। मैं किसी तरह उठकर लड़खड़ाते हुए दरवाजे पर खड़ी उस लंबी और पतली आकृति की ओर बढ़ा। मैंने सीधे उसकी पतली कमर को बाहों में भर लिया और सिर झुकाकर उसके होंठों को चूम लिया। ऐसा लग रहा था मानो मैं उसे अपने भीतर समा लेना चाहता हूँ। जब तक मुझे हल्का सा खून का स्वाद महसूस नहीं हुआ, तब तक मेरी धुंधली चेतना वापस नहीं आई। फू शुइंग, तुम कितनी आकर्षक हो। जियांग चेन, तुम्हें पता है तुम किसे चूम रहे हो? मेरी सारी समझ दवा के असर में जलकर खत्म हो चुकी थी। मैं उसके कान के पास धीमे स्वर में बुदबुदाता रहा। वह औरत जो हमेशा पुरुषों से दूरी बनाए रखती थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह मेरे साथ उलझ जाएगी। मैं उसके होंठों को बार बार चूमता रहा और भारी आवाज में लगातार उसका नाम पुकारता रहा, फू शुइंग। जब मेरी पूरी तरह आंख खुली, तब भी मैं फू शुइंग को कसकर गले लगाए हुए था। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया है, मेरा शरीर कांप उठा। अब कुछ भी वापस नहीं हो सकता था। उसकी हमेशा ठंडी रहने वाली आंखों में इस समय हल्की सी मुस्कान थी। आराम से बेबी। न, मुझसे गलती हो गई। छोटे बदमाश, सब कुछ कर लेने के बाद अब मुकरना चाहते हो? उसने अपनी तर्जनी मेरी होंठों पर रखी और मुझे चुप रहने का इशारा किया। कोई आ रहा है? मैं घबराहट में अपनी मुट्ठियां कसकर भींच चुका था। वह मेरी मंगेतर थी। फू येन का चेहरा पल भर में ठंडा पड़ गया। देखो, जियांग चेन सचमुच किसी दूसरी औरत के साथ रंगरेलियां मना रहा है। जब मैंने अपनी बाहों में मौजूद फू शुइंग को देखा तो मैं बुरी तरह घबरा गया। किसी ने जियांग यीबाई को पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल गिरा दिया। ये क्या हो रहा है? फू शुइंग की आंखों में व्यंग्य और गहरा हो गया। वरना तुम्हें क्या लगा था? जियांग चेन ऐसा इंसान नहीं लगता जो शादी से पहले ऐसी हरकत करे। दीदी, क्या आपको पूरा यकीन था कि जियांग चेन बेहोश हो जाएगा? अगर वह बेहोश ही ना होता तो वह चाहे जितना सहन कर ले, तुमसे ज्यादा नहीं सह सकता। जो दो लोग तुमने भेजे थे, क्या वे भरोसेमंद हैं? अगर वे उसे पकड़ ही ना पाए तो? घबराओ मत, मैंने एक अधेड़ औरत का भी इंतजाम कर रखा था। अगर वे दोनों नाकाम भी हो जाते तो मेरे पास दूसरा तरीका था। जैसे ही वह कोई शर्मनाक हरकत करता, मैं लोगों को लेकर पहुंच जाती और सबको दिखाती कि वह असल में कैसा इंसान है। दीदी, आपने मुझसे शादी करने का वादा किया था, सिर्फ इसलिए कि मैं जियांग परिवार का असली खून नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगी? कैसे हो सकता है? तुम इतने शानदार हो, मैं तुम्हें किसी और के हिस्से में कैसे जाने दूं? अपनी मौजूदा स्थिति का ख्याल आते ही जो वह हमेशा शांत रहती थी, उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ झलकने लगी। वह तुरंत मुड़ी और बाहर भागी, मुख्य भवन में मेरी तलाश करने लगी। जब उसने मुझे पहली बार देखा था, नाशपाती के फूलों वाले पेड़ के नीचे, उसे लगा था कि इस दुनिया के सारे सुंदर शब्द अगर किसी पर झंझते हैं तो वे आ छेन पर ही झंझते हैं। फू शुइंग न जाने कितनी देर तक मुझे देखती रही, जब तक कि उसकी सहायक ने आकर उसे काम की याद नहीं दिलाई। तब वह मुड़कर वापस स्टडी रूम में काम करने चली गई। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि आ चेन उसकी बदकिस्मत भतीजी का मंगेतर है, उसकी हाथ में पकड़ी स्टील पेन अचानक कस गई। फू यी, वह भी इसके लायक है? उसके मन में एक पागलपन भरा ख्याल तेजी से जन्म लेने लगा। आ चेन से शादी करने वाली वह क्यों हो? वह मैं क्यों नहीं हो सकती? फू शुइंग ने मुख्य भवन में काफी देर तक मुझे ढूंढा और आखिरकार दूसरी मंजिल के गलियारे में मुझे दीवार का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए चलते देखा। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरने वाला था, उसने तुरंत दरवाजा खोला और मुझे कमरे के अंदर खींच लिया। वाकई इसे दवा दी गई है। फू ये जैसी निकम्मी। फू परिवार की सदस्य कहलाने के भी लायक। इस समय फू यी और जियांग यीबाई अब भी घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे। फू यी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन यह सोचकर कि उसने पहले ही निगरानी कैमरों का इंतजाम कर दिया था, उसने मन ही मन राहत की सांस ली। वहीं जियांग यीबाई मुझे घूरता रहा। दरवाजे पर जमा मेहमान तमाशा देखने आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मुख्य किरदार फू शुइंग है, सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। फू परिवार के मुखिया फू युआनशिंग अपनी छड़ी के सहारे तेजी से वहां पहुंचे। कमरे का दृश्य देखते ही उनकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में भी हैरानी की झलक दौड़ गई। शुइंग, उनकी वह छोटी बेटी जो कभी किसी पुरुष के करीब नहीं जाती थी, इस समय जियांग चेन की बाहों में टिकी हुई थी। फू युआनशिंग को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने जोर से अपनी आंखें मल डाली
लेकिन देखा कि उनकी छोटी बेटी फू शुइंग ने बस हल्के से उनकी ओर सिर हिला दी। फू युआनशिंग के मन में एक साथ कई भाव उमड़ पड़े। एक तरफ उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी आखिरकार प्रेम को समझने लगी, दूसरी तरफ इस बात की असहजता भी थी कि वह अपनी ही पोती के मंगेतर के साथ थी और ऊपर से यह सब इतने सारे मेहमानों के सामने हो रहा था। तभी जियांग परिवार के माता पिता भी खबर सुनकर पहुंच गए। उन्हें लगा था कि उनका बेटा सचमुच किसी दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है और वे सबके सामने उसे बुरी तरह डांटने ही वाले थे। नालायक। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस औरत का चेहरा साफ देखा, दोनों के चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ उभर आई। उनके दिल में तो मानो खुशी की लहर दौड़। जियांग के पिता ने जटिल भावों के साथ जियांग चेन की बाहों में मौजूद फू शुइंग की ओर देखा। मिस फू शुइंग पहले तो उन्हें जवाब देना नहीं चाहती थी, लेकिन यह सोचकर कि वह मेरे पिता हैं, उसने बस हल्के से जवाब दिया। जियांग के पिता ने जब फू शुइंग का जवाब सुना तो उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने सचमुच जवाब दिया। जियांग के पिता मन ही मन खुश होकर इस बड़ी बेटी से संबंध जोड़ने का सपना देख ही रहे थे कि घुटनों के बल बैठी फू यी अचानक चीख पड़ी। जरूर जियांग चेन ने छोटी बुआ को बहकाया है। छोटी बुआ, आपको भी दवा दी गई थी ना? नहीं तो आप ऐसे आदमी के साथ कैसे हो सकती हैं? वो तो बस अनाथालय से निकला एक सड़क छाप गुंडा है। मैंने अपने भीतर के गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाया और दोनों मुट्ठियां कसकर भींच ली। फू यी उस दिन से मुझसे नफरत करने लगी थी जिस दिन मैंने उसे ठुकरा दिया था। तुम जैसे दो मुंहे आदमी से मैं फू यिन सगाई तोड़ती हूँ। सगाई तोड़ोगी? फू और जियांग परिवार 10 साल पहले से दक्षिण पूर्व एशिया के कारोबार में साझेदार थे। अगर अब सगाई टूट गई तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि दोनों परिवारों का सहयोग भी खत्म हो जाएगा? तो मेरे खरीदे हुए शेयरों का क्या होगा? वह तो कई अरबों का मामला। ये लड़का तो देखने में बड़ा सीधा साधा लगता है, फिर अपनी मंगेतर की छोटी बुआ को कैसे बहका सकता है? जैसे ही जियांग के पिता ने सुना कि फू यी सगाई तोड़ना चाहती है, वह घबरा गए। बुजुर्ग मालिक, ये सगाई नहीं टूटनी चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया के कारोबार में भले ही जियांग परिवार की हिस्सेदारी कम हो, लेकिन पिछले 10 सालों से मैंने दोनों परिवारों के लिए अपनी जान लगा दी। दिन रात वहीं काम किया, यहाँ तक कि अपने बेटे की परवरिश तक का समय नहीं मिला। बचपन से लाड़ प्यार में पली फू यी ने ऊपर से शराब भी पी रखी थी, इसलिए उसने जियांग के पिता जैसे बड़े की भी कोई परवाह नहीं की। मैं तो सगाई तोड़कर ही रहूंगी। फू परिवार के मुखिया ने अपनी छड़ी की पकड़ और कस ली। उनका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। तुम? अगले ही पल फू युआनशिंग ने अपनी छड़ी पूरी ताकत से फू यी की पीठ पर दे मारी। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उसने दांत भींच लिए और सारी चीख अपने मुंह में ही दबा ली। जरा सी भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। बचपन में अनाथालय की संचालिका मुझे कोने में ले जाकर डांटती और अपमानित करती थी। उसी दिन के बाद से बाकी बच्चे भी मुझे पहले से कहीं ज्यादा सताने लगे थे। ये सब याद आते ही मेरा पेट मचलने लगा। मुझे उल्टी आने जैसी महसूस हुई, लेकिन मैंने होंठ कसकर भींच लिए और खुद को रोक लिया। तभी जब फू युआनशिंग अब भी असमंजस में थे, फू शुइंग ने कहा, आचेन, मैं तुमसे शादी करूंगा। हमेशा गंभीर रहने वाले फू युआनशिंग भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। तुमने क्या कहा? फू शुइंग ने मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। मैंने कहा, जियांग चेन से शादी मैं करूंगी। ये सुनते ही चारों ओर हंगामा मच गया। फू युआनशिंग ने अपना चेहरा सीधा किया और मन की खुशी वो उलझन को दबाते हुए कहा, ठीक है, आज से फू और जियांग परिवार की शादी का रिश्ता कायम रहेगा, लेकिन जियांग चेन अब फू शुइंग का मंगेतर होगा। ये सुनते ही जियांग के पिता खुशी से झूम उठे और तुरंत फू परिवार के मुखिया के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद देने लगे। बहुत बढ़िया। उन्हें लगा था कि उनका बेटा अब फू परिवार द्वारा ठुकरा दिया जाएगा और वे सोच रहे थे कि उसकी जगह किसे आगे करें, लेकिन किसने सोचा था कि व्यापार जगत में तूफान मचाने वाली फू शुइंग खुद अपने मुंह से कहेगी कि वह जियांग चेन से शादी करेगी। ये तो मानो उनके पूर्वजों का आशीर्वाद था। लेकिन मैं, जो अब तक चुप था, धीरे से बोल पड़ा, शायद ये ठीक नहीं होगा। फू शुइंग की आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं। उसने मेरी ओर देखा। क्या बात है? क्या तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अचानक मंगेतर बदल जाना थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं फू शुइंग से डरता हूँ। उसका प्रभाव सफेद और काले दोनों ही संसारों तक फैला हुआ था। मेरी जिंदगी के पहले 20 साल डर में बीते। बाकी की जिंदगी मैं सिर्फ किसी साधारण इंसान के साथ शांति से बिताना चाहता था। फू शुइंग की दुनिया बहुत गहरी थी। मैं उससे उलझ नहीं सकता था और न ही उलझना चाहता। मेरे पास खड़ी वह औरत शायद नाराज हो गई थी। उसने हल्के से मेरी कमर में चिकोटी काटी। मैंने अनायास उसकी ओर देखा और उसकी ठंडी आंखों से नजर मिलते ही मेरी गर्दन डर से अकड़ गई। ये सिर्फ डर नहीं था, बल्कि अपनी बदकिस्मत जिंदगी पर गहरा दुख भी था। मैं सच में अब और इस तरह दुखों में नहीं जीना चाहता था। मैं अब हर पल डर डर कर जीना नहीं चाहता था। फू शुइंग ने मेरा उदास चेहरा देखा तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने पास पड़े कपड़े उठाकर मेरी ओर फेंके और मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले गई। वह पूरे रास्ते मेरा हाथ पकड़े लिफ्ट तक आई और सीधे 12वीं मंजिल का बटन दबा दिया। हवेली की मुख्य इमारत की 12वीं मंजिल पर
फू शुइंग का कमरा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकती? मेरी बात सुनते ही उसके दिल में जैसे किसी ने एक पल के लिए सुई चुभो दी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसका नरम हाथ मेरे कान के पास आकर ठहर गया। उसकी आंखों में हल्की नमी छा गई और आंखों के किनारे लाल हो उठे। भावनाओं से भरी हुई वह पंजों के बल उठी और मेरे होंठों पर अपने होंठ रख। उसकी आवाज में मोहक नरमी थी। आचेन, मुझे सचमुच तुम बहुत पसंद। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। 20 साल की जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे कहा था कि वह मुझे पसंद करता है। लेकिन क्या वह सच कह रही थी या यह सब सिर्फ फू और जियांग परिवार के कारोबार के लिए था? मुझे तो दूसरा कारण ज्यादा सच लगता था। आखिर लोग कहते हैं जब इंसान भावनाओं में बह जाता है तब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी आंखें गहरी हो गईं। ना जाने अचानक कहां से हिम्मत आ गई। मैंने सिर झुकाकर उसके चिकने कंधे पर जोर से दांत गड़ा दिए। फू शुइंग हल्के से कराह उठी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। उसकी खूबसूरत आंखों में हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिफ्ट से बाहर निकाल लिया। 12वीं मंजिल बहुत विशाल थी। सामने एक खुला हुआ ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा था। विशाल फर्श से छत तक बने कांच के बाहर दूसरी ओर शहर की अनगिनत जगमगाती रोशनियां धुंधली सी दिखाई दे रही। चांदनी की रोशनी में वह मुझे खिड़की के सामने ले गई। वह मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। मैं उसके शरीर की नरमी साफ महसूस कर सकता था। नीचे नजर डाली तो मुख्य भवन के प्रवेश द्वार पर अब भी कुछ मेहमान खड़े बातें कर रहे। मुझे यकीन नहीं था कि नीचे खड़े लोग हमें साफ देख सकते हैं या नहीं, लेकिन इस समय हमारी मुद्रा सचमुच कुछ ज्यादा ही करीब थी। फू शुइंग ने खिड़की के बाहर खड़ी ऊंची इमारतों की ओर इशारा करते हुए नरम आवाज में कहा, ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। मुझे जरा भी भावुकता महसूस नहीं हुई। मुझे सिर्फ डर लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी सीमाओं पर बेधड़क कब्जा कर रहा है। मुझे इस तरह का अतिक्रमण बेहद नापसंद था। बड़ी मुश्किल से मैं अनाथालय से बाहर निकला था। बड़ी मेहनत से पढ़ाई करके विश्वविद्यालय में दाखिला पाया था और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक साधारण इंसान की जिंदगी जीने लायक बना था। उसे किस अधिकार से यह सब मुझसे छीनने का हक था? क्यों वह जबरदस्ती सब कुछ छीन लेना चाहती थी? मैंने आंखें बंद कर लीं और दृढ़ आवाज में कहा, मैं जांग परिवार का बेटा नहीं बनना चाहता। फू शुइंग की हमेशा शांत रहने वाली आंखें अचानक फैल गईं। उसके सीने में दबा हुआ गुस्सा भड़क उठा। आचेन, अभी जो तुमने कहा उसका मतलब ये है कि तुम जियांग परिवार का बेटा भी नहीं बनना चाहते और मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते। फू शुइंग ने गहरी सांस ली और अपने भीतर उठते गुस्से को दबाने की कोशिश की। एक बार फिर कहो। मैंने घबराकर लार निकली। अब भी जो थोड़ी सी हिम्मत आई थी वह भी खत्म हो चुकी थी और मन का डर फिर लौट आया था। लेकिन फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं तैयार नहीं हूँ। ये कुछ शब्द किसी तेज धार वाले चाकू की तरह उसके दिल में गहरे उतर गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा। आखिर वह सिर्फ एक आदमी ही तो था। फिर भी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि अगर आज उसने मुझे जाने दिया तो दोबारा मुझे अपने पास लाना बहुत मुश्किल होगा। उसने अपनी गहरी काली आंखों से मेरी ओर देखा और होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। अफसोस, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। चूंकि किस्मत ने हमें मिलाया है जियांग चेन, इसलिए तुम्हारी तकदीर में लिखा है कि तुम मेरे फू शुइंग के जीवन साथी बनोगे। इस जन्म में हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वह पंजों के बल उठी और मेरे होंठों को चूम लिया। मैं घबराकर अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ गया। उसने सजगा देने के अंदाज में मेरे कान की लौ को हल्के से काट लिया। मेरे मुंह से अनायास एक दबी हुई कराह निकल गई। उसे पहली बार मुझसे मिलने का वह पल याद आ गया, जब मैं हर दर्द सहते हुए भी खुद को लगातार दिलासा दे रहा था। उसके होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा अपनी ओर मोड़ा और गहराई से मेरे होंठों को चूम लिया। ऐसा लग रहा था मानो मेरा जीवन जन्म लेते ही गलत राह पर चल पड़ा था और आज तो सब कुछ पूरी तरह बिखर गया था। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि भले ही मेरा मन भीतर से तड़प रहा था, लेकिन मेरा शरीर इस सब में सुख महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि मेरे भीतर कुछ मानसिक समस्याएं हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी का इस तरह मजबूर करना अच्छा लग सकता है। शायद बचपन में अनाथालय में झेली गई प्रताड़ना ने मेरे भीतर यह अजीब मानसिकता पैदा कर दी थी। इस समय मैं बिस्तर पर लेटा था। बाथरूम से फू शुइंग के नहाने की आवाज आ रही थी। मैंने अनायास कल्पना की कि वह शॉवर के नीचे खड़ी नहा रही होगी। ये सोचते ही मेरे कान गर्म हो गए। मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह फू शुइंग है, वही फू शुइंग जिसका दबदबा सफेद और काले दोनों ही संसारों में है। अगर मेरा उससे कोई रिश्ता जुड़ गया तो मेरी जिंदगी कभी शांत नहीं रह पाएगी। बड़ी मुश्किल से मुझे यह सुकून भरी जिंदगी मिली थी। मैं नहीं चाहता था कि यह टूट जाए। मैंने जमीन पर बिखरे अपने कपड़े उठाए, जल्दी जल्दी पहन लिए और नंगे पैर ठंडे संगमरमर के फर्श पर चलते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैंने बटन दबाया, पीछे से फू शुइंग की मोहक आवाज सुनाई। कहाँ जा रहे हो? अभी तो इतना सब हुआ है, थके नहीं? एक पल में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं लिफ्ट के सामने खड़ा का खड़ा रह। पीछे से उसके कदमों की आहट धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। उसने पीछे से आकर मेरी कमर को बाहों में भर लिया और अपना सिर हल्के से मेरी पीठ पर टिका दिया। उसके शरीर से आती हल्की बॉडी वॉश की खुशबू मेरी सांसों में उतर। वह खुशबू बेहद अच्छी थी और मेरा शरीर अनायास कांप उठा। फिर वह घूम
कर मेरे सामने आ गई। उसने मेरी आंखों में दबे हुए भावों को देखा और उसे मुझे चूमने की इच्छा होने लगी। उसके लंबे बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। मैं उसके बेहद खूबसूरत चेहरे को देखता रह गया और अनायास लार निकल ली। अभी कुछ देर पहले के वे सारे दृश्य फिर मेरे दिमाग में उभर आए और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी बांह थाम ली। अब क्या करना चाहती हो? उसके होंठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। तुम्हें क्या लगता है? इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम में ले। बाथरूम भाप से भरा हुआ था। उसने संगमरमर के किनारे पर तौलिया बिछाया और मुझे बैठने का इशारा किया। मेरी भौहें सिकुड़ गईं और आंखों में सतर्कता भर आई। कोई गड़बड़ मत करना। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर हल्का सा दबाव डालते हुए उसे पीछे किया। तभी मेरी नजर उसकी कॉलर बोन के नीचे बने गोली के पुराने निशान पर पड़ी। ये औरत मौत का सामना कर चुकी थी। वह कोई साधारण इंसान नहीं थी। मेरे मन का डर और गहरा हो गया। मैं फिर बिल्कुल शांत हो गया। मुझे चुप देखकर उसने हल्के से मेरी कमर के पास उंगलियां रखी। मैंने गहरी सांस खींची और उसकी ओर देखा। मेरा शरीर अनायास तन गया। उसने अपनी उंगलियों से मेरी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया, मुस्कुराई और बोली, लगता है अभी भी बहुत घबराए हुए। फिर उसने शरारत भरी नजर से मेरी ओर देखा और कहा, क्या मेरी मदद करोगे? मैं 20 साल का जवान था, इसलिए उसके इशारे का मतलब अच्छी तरह समझता था। नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। वह हल्के से मुस्कुराई। जब मैं तुम्हें पूरी तरह राजी कर लूंगी तब तुम खुद हाँ कहोगे। तुम्हें जरा भी मर्यादा नहीं है। बाहर तो सब कहते हैं कि फू शुइंग बेहद ठंडी और भावनाहीन है, फिर तुम इतनी छेड़खानी कैसे कर सकती हो? मेरी नजर एक पल के लिए नीचे झुक गई। उन सब दृश्यों को याद करके मुझे बेहद शर्म महसूस हुई। मैंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। मेरा यह संयमित और तनाव भरा रूप देखकर वह मुस्कुरा उठी। वह एक कदम आगे आई और हल्के से मेरे होंठों को चूम लिया। शायद लगातार तनाव में रहने की वजह से मेरी आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा गया। मेरा शरीर हल्का सा आगे झुक गया। उसने तुरंत मुझे संभाल लिया। मेरा चेहरा उसके सीने से लग गया और मैं बेहोश हो गया। उसने सिर झुकाकर मेरे बालों की हल्की सी खुशबू ली, फिर मेरे माथे पर एक गर्म चुंबन रखा। मेरी सोई हुई सूरत को देखते हुए उसकी आंखें स्नेह और ममता से भर गईं। उसने बड़ी सावधानी से मुझे सहारा दिया और ध्यान से मुझे साफ करने लगी। करते करते वह अचानक खुद पर हल्का सा मुस्कुरा दी। हमेशा ठंडी और खुद से भी दूरी बनाए रखने वाली मैं आज किसी एक इंसान के साथ इतनी धैर्यवान हो सकती हूँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा। आज चेन के साथ पूरी जिंदगी बिताने की चाह मेरे दिल में और भी गहरी होती जा रही थी। चाहे आज चेन तैयार हो या नहीं, मैं उसे हर हाल में अपना बनाकर रहूंगी। भले ही इसके लिए मुझे कठोर तरीका अपनाना पड़े, बदनामी सहनी पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि शुरू से आखिर तक मैं सिर्फ आ चेन को ही चाहती थी। चौथे दिन की सुबह खिड़की से आती धूप पूरे बेडरूम में फैल गई। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और नजरें झुकाईं तो सामने फू शुइंग की नमी से भरी आंखों से मेरी नजरें मिल गईं। मेरा दिल हल्का सा कांप उठा। मैं उठने ही वाला था कि महसूस हुआ उसकी बाह मेरे हाथ को हल्के से थामे हुए थी। उसने जोर से नहीं पकड़ा था, फिर भी मैं अनायास मैं तो पूरी रात नहीं सोई और तुम आराम से सोते रहे। बाहर इतनी तेज गरज और बिजली कड़क रही थी, फिर भी तुम्हारी नींद नहीं खुली। मैंने हल्का सा चेहरा दूसरी ओर फेर लिया और उसकी नजरों से बचते हुए असहज स्वर में खामोश रहा। तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हम सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलेंगे। मेरी भौहें सिकुड़ गईं और मैंने हैरानी से पूछा, सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस? वहां क्यों जाना? उसने हाथ बढ़ाकर मेरे गाल को हल्के से दबाया और मुस्कुराकर बोला, बेशक शादी का पंजीकरण करवाने। मैं चौंक के मैंने उसका हाथ पकड़ लिया जो उठने ही वाला था और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं। उसकी नरम और मोहक आंखें पल भर में ठंडी हो गईं। मेरी सांस अटक गई। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। क्या? पहचान पत्र मुझे दिखाओ। पहचान पत्र मेरे बैग में है और वह बैग कल रात आपको रास्ते में बाधा लग रहा था, इसलिए आपने उसे उठाकर पास रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं सच कह रहा हूँ, इस साल शीत अयनांत के दिन ही 23 साल का होऊंगा। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा और झुंझलाहट की झलक उभरी। ठीक है, तो इस साल शीत अयनांत तक इंतजार करेंगे। जैसे ही वह दिन आएगा हम शादी का पंजीकरण करवा लें, फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने अपराध बोध के साथ सिर हिला दिया और नजरें झुका लीं। मन ही मन सोचने लगा कि अभी तो सितंबर ही चल रहा है, शीत अयनांत आने में पूरे 3 महीने बाकी हैं। लोग कहते हैं कि किसी का जोश 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। शायद 3 महीने बाद उसका मन भर जाएगा और वह मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी। ये सोचते सोचते मेरा तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। मुझे इस तरह राहत महसूस करते देख फू शुइंग की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। वह अचानक मेरे करीब आई और मोहक नजरों से मेरी आंखों में देखने लगी। उसके इस अचानक व्यवहार से मैं घबरा गया और सतर्क स्वर में बोला, अब क्या करने वाली हो? वह शांत और ठंडी सुंदरता वाली छवि कहाँ गई? उसने हल्की शरारत भरे स्वर में कहा, कहीं फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? मेरी बात उसके सामने आते ही मैं घबरा गया और जल्दी से बोला, मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसने हल्की सी हंसी छोड़ी और उसकी आवाज में खतरे की झलक आ गई। बहुत सोच रहे हो,
जियांग चेन, तुम सच में झूठ बोलना नहीं जानते। मैं असहज होकर हल्का सा चेहरा फेर ही रहा था कि तभी बाहर से अचानक एक चीख सुनाई दी। तुम दोनों सचमुच। वह फू ये थी। उसके बगल में विकृत चेहरे वाला जियांग यीबाई खड़ा था। दोनों स्तब्ध रह गए। जियांग यीबाई ने जोर जोर से अपनी आंखें मलनी शुरू कर दी, मानो सामने का दृश्य स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हो। फू ये की कनपटी की नसें फड़कने लगीं। उसकी वह छोटी बुआ, जिसका दबदबा सफेद और काले दोनों ही संसारों में था और जो हमेशा पुरुषों से दूरी बनाए रखती थी, सचमुच आ चेन को 12वीं मंजिल पर ले आई थी। इतना ही नहीं, उसने उसे अपने बिस्तर पर भी सुलाया था। और बैठक में इधर उधर बिखरे पड़े कपड़े। क्या सचमुच कल किसी ने छोटी बुआ को दवा नहीं दी थी? क्या वह अपनी मर्जी से आचेन के साथ थी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर किसी ने छोटी बुआ को दवा दी थी, और वह भी बहुत तेज असर वाली। जियांग यीबाई जितना सोचता उतना ही बेचैन होता। जियांग चेन सचमुच फू शुइंग का सहारा पा चुका था। अब उसकी सारी योजनाएं पूरी तरह नाकाम हो चुकी थीं और जियांग परिवार में उसकी अपनी स्थिति भी डगमगाने लगी। हिम्मत जुटाकर जियांग यीबाई फू शुइंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने मजबूरी में हिम्मत जुटाई और जानबूझकर फू शुइंग को खुश करने की कोशिश की। छोटी बुआ, अगर आपको पसंद है तो मुझे देखिए ना, मैं जियांग चेंग से कहीं ज्यादा काबिल। फू शुइंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसके आसपास का माहौल भी मानो अचानक ठंडा पड़ गया। वह एक और मुड़ी, बेड साइड कैबिनेट से एक पिस्तौल निकाली और उसका मुंह जियांग यीबाई की ओर तान दिया। उसने शांत स्वर में कहा, दफा हो जाओ। जियांग यीबाई बचपन से देश के अंदर ही पला बड़ा था। उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। डर के मारे उसके पैर जवाब दे गए और वह धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। फू शुइंग ने ट्रिगर दबाया। मैं भी बुरी तरह डर गया। मेरा शरीर कांप उठा और मैंने चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने मेरे शरीर की हलचल महसूस की और मेरी ओर एक नजर डाली। फिर फू शुइंग ने दरवाजे पर स्तब्ध खड़ी महिला की ओर देखा। अब भी अपने आदमी को लेकर नहीं जाओगी? फू ये तुरंत होश में आई। वह आगे बढ़ी, जियांग यीबाई का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। दोनों की परछाइयां नजर से ओझल हो गईं। कमरे में एक पल में सन्नाटा छा गया। फू शुइंग के हाथ में अब भी वही पिस्तौल थी। मुझे डर था कि कहीं उसके हाथ की बंदूक गलती से चल न जाए। मेरी उंगलियां अनायास हल्की सी मुड़ गईं। शुइंग ने तुरंत बंदूक वापस रख दी और उसे बिस्तर के सिरहाने वाली दराज में रख दी। उसने बड़े कोमलता से मेरे गाल को सहलाया। मेरे चेहरे पर छाई हुई तनाव भरी अभिव्यक्ति को देखकर उसके दिल में कोमलता की एक लहर उठी। मैंने धीमे से उसे पुकारा। वह मेरी ओर आया। वह मेरी इस बात को सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसके लिए यही सबसे घातक बात थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सुबह सुबह भी इतने उत्साह में होगा। जबकि सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछली रात हम कई बार एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। मुझे बस इतना महसूस हो रहा था कि मेरा तन और मन दोनों पूरी तरह थक चुके हैं। मैं उठना चाहता था, लेकिन उसने मुझे हल्के से दबाकर रोक लिया। इसलिए मुझे धैर्य रखते हुए उसका साथ देना पड़ा। मेरी इस हालत को देखकर फू शुइंग हंस पड़ी। क्या हुआ? इतनी जल्दी जवाब दे दिया। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। अब और मत सताओ। पिछली रात ही बहुत थक गया हूँ। उसकी आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन उसने फिर जोर नहीं दिया। ठीक है, अब तुम्हें नहीं छेड़ूंगी। इसके बाद वह उठी, मेरी कलाई पकड़कर मुझे बाथरूम ले गई ताकि मैं नहा सकूं। नहाने के बाद उसे डर था कि मुझे ठंड न लग जाए, इसलिए उसने खास तौर पर मेरे लिए एक ढीला ढाला सूती नाइट रोब ढूंढ कर पहना। उसने गंभीर स्वर में मेरी ओर देखते हुए कहा, जब तक सहायक पुरुषों के कपड़े लेकर आता है तब तक चलो पहले कुछ खा लेते हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, वह आखिर इतना अपनापन क्यों दिखा रही है? अगर वह हमेशा ऐसी ही रही तो शायद मैं सचमुच इसे सह नहीं पाऊं। इसी समय फू शुइंग खुद रसोई में खाना बनाने चली गई। मैं एक ओर खड़ा उसे देखता रहा और मेरे मन में अनजाने में ही एक गर्माहट सी भर गई। खाना बनाते समय वह बहुत गंभीर लग रही थी। उसका यह रूप उस ठंडी और कठोर महिला से बिल्कुल अलग था जिसे मैं हमेशा जानता था। मैं आगे बढ़ा और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नौकरों से करवा लो। वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में मुस्कान थी। कोई बात नहीं, अपने हाथ से बनाया हुआ ही सबसे सच्चा होता है। मेरे होंठों पर भी अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर चुपचाप उसे दलिया बनाते हुए देखता रहा। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की बरसों से खाली पड़ी जगह भर गई हो। यहाँ तक कि मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। अचानक मेरे मन में एक बेहुदा सा ख्याल आया। ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत समय से पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हों। काश फू शुइंग एक साधारण इंसान होती। अपने ही इस विचार से मैं चौंक गया और तुरंत जोर से अपनी जीभ काट ली ताकि दर्द मुझे होश में ले आए। दलिया तैयार होने के बाद उसने सबसे पहले मेरे लिए एक कटोरा भरकर रखा। जल्दी छको, ये पहली बार है जब मैंने किसी और के लिए कुछ पकाया है। बताओ स्वाद कैसा है? मैंने सामने रखे सफेद दलिये को देखकर नापसंदगी भरा चेहरा बना लिया। मुझे देर तक चुप देखकर वह उलझन में मेरी ओर मुड़ी। मैंने इस दलिये को ठंडे पानी से ठंडा कर दिया है। अब ये गर्म नहीं है। मेरे पास मजबूरी में चम्मच उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने धीरे धीरे एक चम्मच मुंह में डाला। चावल का स्वाद मुंह में फैलते ही मुझे उल्टी आने जैसी महसूस हुई। मैंने पूरी ताकत से उल्टी रोकने की कोशिश की और भौहें सिकोड़ते हुए किसी तरह वह निवाला निगल लिया। मुझे इतनी तकलीफ से खाते देखकर उसने शक से अपने ही दलिये का एक घूंट लिया। आखिर क्यों? महिला का चेहरा एक पल में ठंडा पड़ गया। उसने चम्मच नीचे रख दिया और गंभीरता से मेरी ओर देखा। क्या तुम्हें एनोरेक्सिया
भोजन से घृणा की बीमारी है? मेरे चेहरे की चमक फिर से बुझ गई। हाँ, मुझे एनोरेक्सिया है। मैं एक अजीब इंसान हूँ। आओ, मेरा मजाक उड़ाओ। पहले की तरह मुझे पागल कहो, फिर मुझे बेरहमी से छोड़ दो। मेरे विचार एक पल में अनाथालय के दिनों में लौट गए। उस समय वहां के कुछ बड़े लोग हमेशा मेरे साथ अनुचित हरकतें करते थे। आखिर एक दिन मैंने एक जंगली कुत्ते की तरह उस आदमी को जोर से काट लिया जिसने मेरे चेहरे को छुआ था। उसके बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे हाथ लगाए। बाकी बच्चे नहीं जानते थे कि असल में क्या हुआ था। उन्होंने बस बड़ों से इतना सुना कि मेरा दिमाग खराब है, इसलिए वे भी मुझे तंग करने और सताने लगे। तभी एक बड़ा लड़का हमेशा मेरे सामने आकर मेरी रक्षा करता था। वह मेरे दुबले पतले शरीर को देखकर दुखी हो जाता और कहता, आचेन तो इतना दुबला हो गया है कि तुम लोगों की वजह से ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा। उसने मेरे मुंह में एक बिस्कुट का टुकड़ा रखा और बड़े प्यार से मुझसे कहा, आचेन, तुम बहुत दुबले हो गए हो। बड़े भाई को तुम्हारी चिंता होती है। मैंने उसकी बात हमेशा के लिए याद रखी। तभी से मैंने यह मान लिया कि केवल खाना ना खाने पर ही लोगों की चिंता और परवाह मिलती है। उसी दिन से मैंने जानबूझकर अपने खाने पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र के बाद से मैंने फिर कभी मुख्य भोजन को हाथ नहीं लगाया। लंबे समय तक भूखे रहने के बाद जरूर कभी ना कभी बहुत ज्यादा खा लिया जाता है। शुरुआत में मुझे खुद पर बहुत पछतावा होता था। बाद में मैंने खुद को उल्टी करवाना सीख लिया। कॉलेज में जिन दोस्तों से मेरी दोस्ती हुई, उन सबको लगा कि मैं बीमार हूं, इसलिए वे एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। अब फू शुइंग भी उन्हीं लोगों की तरह मुझे छोड़ देगी। जरा फिर से अंदाजा लगाओ। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखें ठंडी और उदासी से भर गई थीं, लेकिन उसने ठंडे चेहरे के साथ मेरे सामने रखा दलिया उठा लिया। एक चम्मच भरकर मेरे मुंह के सामने लाते हुए बोली, मुंह खोलो। मैंने जिद में अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसने जबरदस्ती चीनी मिट्टी का चम्मच मेरे मुंह में डाल दिया। मैंने दांत भींच लिए। वह गुस्से और बेचैनी में थी, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी हल्की सी ममता झलक रही थी। उसे याद आया कि मैं बचपन से अकेला अनाथालय में बड़ा हुआ। उसकी आंखें अनजाने में नम हो गईं। उसने गहरी सांस लेकर निकलने वाले आंसुओं को रोक लिया, लेकिन उसकी आवाज अब भी धमकी भरी थी। अगर अब भी नहीं खाओगे तो मैं अपने मुंह से तुम्हें खिलाऊंगी। मेरे चेहरे पर आखिरकार थोड़ी सी ढील दिखाई। उसने राहत की सांस ली और फिर एक चम्मच दलिया मेरे मुंह के सामने लाकर नरम आवाज में बोली, अच्छे बच्चे बनो, मुंह खोलो। लेकिन चावल की गंध जैसे ही मेरी नाक तक पहुंची, मैंने फिर भी जिद में अपना मुंह बंद रखा। फुशुइंग की आवाज तक कांपने लगी। ठीक है, तुम नहीं खाओगे, है ना? अगले ही पल उसने सफेद दलिया अपने मुंह में लिया और सीधे मेरे मुंह में पहुंचा दिया। चावल का स्वाद पूरे मुंह में फैल गया। मैं तकलीफ से उसे दूर धकेलना चाहता था, लेकिन उसे मेरी इतनी चिंता करते देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी संतुष्टि भी जाग उठी। उसने मेरे भीतर के विरोध को महसूस किया। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द की एक झलक उभरी और उसकी आवाज भी नरम पड़ गई। ठीक से खाना खाओ तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। लेकिन उसकी यह बात सुनते ही मेरा गुस्सा भड़क उठा। मैंने हाथ घुमाकर मेज पर रखा कटोरा जमीन पर पटक दिया। कटोरा टूटकर बिखर गया और पूरा भोजन कक्ष मौत जैसी खामोशी में डूब गया। उसकी ठंडी आंखों में सर्द क्रोध भर उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं एकदम होश में आ गया। मुझे उसके सीने पर लगी गोली का घाव याद आ गया। डर मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने अचानक ठंडी हंसी हंसी और मेरी ओर देखते हुए बेरुखी से कहा, जांग चेन, लगता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार किया है ना? मैंने चेहरा फेर लिया और उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन उसने अचानक मेरे होंठों को जोर से चूम लिया। इस बार उसमें पहले जैसी नरमी नहीं थी। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे दिल की गहराई से एक अजीब सी उत्तेजना उठी, यहाँ तक कि मैं चाहता था कि वह मुझे और गहराई से और जोर से चूमे। मैंने उसके गुस्से को ही उसके प्यार की निशानी मान लिया और बिना किसी विरोध के उसे स्वीकार कर लिया। मुझे उसकी कठोरता पसंद थी, उसकी परवाह पसंद थी और उसका चुंबन तो उससे भी ज्यादा पसंद था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने मेरी प्रतिक्रिया महसूस की तो वह एक पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गई, लेकिन उसी क्षण मेरा दिल जैसे खाली हो गया। उसके होंठों को धीरे धीरे अपने से दूर जाते देख मेरे दिल में निराशा की एक लहर उठी। उसने जरूर मुझे पागल समझ लिया होगा। मैंने मन की कसक दबाते हुए उठकर कहा, मुझे घर जाना है, मेरे माँ पापा चिंता करेंगे। लेकिन उसने मेरी ओर एक नजर डाली, सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वापस कमरे में खींच ले गई। मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। माहौल इतना बिगड़ चुका था, फिर भी क्या वह वही सब करना चाहती है? लेकिन अगले ही पल उसने मेरी ओर एक थैला फेंक। मैं बिना किसी भाव के उसकी ओर देखता रहा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, क्या तुम सच में ऐसे ही घर जाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ पापा तुम्हें इस बाथरोब के अंदर बिना कपड़ों के देखें? तभी मुझे समझ आया कि उस थैले में मेरे लिए उसने कपड़े तैयार करके रखे थे। मैंने थैला उठाया और बाथरूम जाकर कपड़े बदल लिए। यह औरत सचमुच अच्छी है,
लेकिन यह तयशुदा शादी मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरी जिंदगी पर नियंत्रण सिर्फ मेरा होना चाहिए। वह मेरा हाथ थामे लिफ्ट की ओर चली। जैसे ही हम पहली मंजिल पर पहुंचे, नौकर चाकर सब झुककर हमारा अभिवादन करने लगे। हमारे आगे बढ़ते ही उनकी गपशप भरी नजरें हमारे पीछे टिक गईं। हे भगवान, बड़ी मिस फू सच में येनेन मिस के मंगेतर के साथ हैं। बुआ ने अपनी ही भतीजी का मंगेतर छीन लिया। ये तो सच में बहुत सनसनीखेज है। बड़ी मिस फू ऐसा कैसे कर सकती है? मैं ये सारी बातें सुनता रहा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैं चुपचाप उसके साथ कार में बैठ गया। जब ड्राइवर ने हमारे लिए दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में छिपा हुआ आश्चर्य भी साफ दिखाई दे रहा। कार का दरवाजा बंद होते ही अंदर फिर से मौत जैसी खामोशी छा गई। मुझे लगा ये बोझिल माहौल ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन तभी फो शुइंग अचानक बोली, हालांकि सर्दियों के संक्रांति वाले दिन ही हम विवाह पंजीकरण कर पाएंगे, लेकिन सगाई की दावत पहले कर सकते हैं। मैं उसके प्रेम का आदी हो चुका आदमी, वह पूरी दुनिया को यह बताना चाहती थी। मैंने तुरंत सिर हिलाया। बेहतर होगा ऐसा न करें। उसने आंखें हल्की सी सिकोड़कर मेरी ओर देखा। जियांग चेन, क्या मुझे मना करने के अलावा तुम्हें कुछ और भी आता है? उसे नाराज देखकर मैंने जल्दी से समझाया, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मेरे सहपाठियों को पता चल गया कि मेरी शादी आपसे हो गई है तो वे मुझे किसी राष्ट्रीय धरोहर की तरह देखने लगेंगे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मेरे मुंह से बिना सोचे समझे निकल गया, आप इतने आकर्षक हैं कि आपको नजरअंदाज ही नहीं किया जा सकता। मुझे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना पसंद नहीं है। मेरी ये बात साफ तौर पर उसे पसंद आ गई। उसके होंठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जैसे ही कार रुकी, मैं तुरंत उतर गया और बिना पीछे मुड़े सीधे चल दिया। मुझे डर था कि कहीं वह अचानक मुझे फिर से आवाज न दे दे। जैसे ही मैं हॉल में दाखिल हुआ, जियांग यीबाई की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। अपनी मंगेतर की बुआ के बिस्तर पर चढ़कर अब वापस आने की याद आई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ? फो शुइंग ने तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें छोड़ दिया? मैं बस जल्दी से ऊपर जाकर अपना होमवर्क करना चाहता था। मेरा उससे उलझने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं उसे पार करके आगे बढ़ा, जियांग यीबाई ने पीछे से मेरे कपड़ों का कॉलर पकड़ लिया। अब तो तुम और भी अकड़ गए हो। फो शुइंग की कार में वापस आए हो, जानबूझकर दिखावा कर रहे हो, है ना? मैं मुड़ा और उसका हाथ झटक दिया। उसने अविश्वास से मेरी ओर देखा और मेरी नाक की तरफ उंगली उठाकर बोला, तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मैं पूरी तरह हैरान था। तभी माँ दूसरी मंजिल से नीचे उतरी। जियांग यीबाई ने पल भर में अपना चेहरा बदल लिया। माँ, जियांग चेन मुझे तंग कर रहा है। उसने मेरा मजाक उड़ाया। मेरी माँ ने यह सुनते ही सख्त चेहरा बना लिया और मुझे डांटते हुए बोली, हमारा यीबाई फू यी से शादी करने वाला है, तुरंत उससे माफी मांगो। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं वह गलती नहीं मानूंगा जो मैंने की ही नहीं है। इतना कहकर मैं मुड़ा और ऊपर जाने लगा। तभी पीछे से पापा की गुस्से भरी आवाज आई। अपने माँ बाप से ऐसे बात करता है? अभी फू परिवार में शादी भी नहीं हुई और इतनी अकड़ आ गई। मैं रुक गया और बेरुखी से उनकी ओर देखा। ऐसा पिता अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उसी समय मेरे मन में अचानक फो शुइंग का मेरे लिए दलिया परोसते हुए दृश्य उभर आया। मेरे होंठों पर अनजाने में एक मीठी सी मुस्कान आ गई। अभी भी हंस रहा है? पापा की गरजती हुई आवाज से मैं चौंक गया। उन्होंने मेरी ओर उंगली दिखाकर गुस्से में कहा, नालायक, तू अनाथालय में रहकर ही बिगड़ गया। हमारे जियांग परिवार में तेरे जैसा निकम्मा बेटा कैसे पैदा हो गया? अनाथालय शब्द सुनते ही मेरा चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उल्टा उनकी आंखों में आंखें डालकर चुनौती भरे स्वर में कहा, मैं अब फो शुइंग का मंगेतर, मुझसे दुश्मनी करके आपको क्या मिलेगा? मेरे पापा स्तब्ध रह गए। तू पागल हो गया है? मैं तेरा बाप हूँ। मैं हल्का सा हंस पड़ा, मानो कह रहा हूँ तो उससे क्या। वह गुस्से से कांप उठे। उन्होंने सीधे सेंटर टेबल पर रखा गोल्फ क्लब उठा लिया और तेजी से मेरी ओर बढ़े। जैसे ही गोल्फ क्लब मेरे सिर पर पड़ने वाला था, वह अभी भी गुस्से में चिल्ला रहे थे, लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने सामने खड़े व्यक्ति को देखा तो उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उनके हाथ से गोल्फ क्लब छूटकर जमीन पर गिर गया। सामने खड़ी फो शुइंग अपनी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से उन्हें घूर रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, जियांग चेन मेरा मंगेतर है। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बार बार सिर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कहते कहते वह अचानक मेरी ओर मुड़ गए और बेबस होकर बोले, बेटा, पापा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम जल्दी से मिस फू से बात करके उन्हें समझाओ। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। मैंने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधे ऊपर चला गया। लेकिन तभी फू शुइंग के चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को हाइप कर और वीडियो पे 2000 लाइक्स गोल कंप्लीट करा दो। वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।